तो जैसे कि जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन में आगे बढ़े और वानर से इंसान की तरफ बढ़े तो हमारी पूंछ डिसअपियर हो गई क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही हमारी मांसपेशियां हैं और अब हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर हम उन मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनका काम है हमारे शरीर का पोस्चर बनाए रखना और सारे जॉइंट्स को अपनी जगह पे मेंटेन करके रखना, तो अगर हम उन मसल्स को जिस तरीके से हमने यूज़ करना कम कर दिया है और ऐसे ही करते रहे तो निश्चित तौर पे उसकी हमें आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो सर फिजियोथेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हेल्प कर सकता है हमारी लाइफ में? फिजियोथेरेपी का कॉन्सेप्ट अगर मैं वैसे बात करना चाहूँ तो फिजियोथेरेपी को हम एक ऐसी विधा मानते हैं जो कि बाहर से हमारे पास आई, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता में फिजिकल कंपोनेंट हमारे जीवन यापन का हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसके साथ साथ हिंदुस्तानी थाली जो थी वो सबसे न्यूट्रिशियस थाली थी क्योंकि उसमें फैट भी था, उसमें प्रोटीन भी था, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, उसमें प्रोबायोटिक भी थे, उसमें सारी की सारी कंपोनेंट्स हाइड्रेशन के साथ मिले हुए थे। तो पर उस थाली को पचाने के लिए हमको शारीरिक श्रम आवश्यक था, तो धीरे धीरे थाली के कंपोनेंट कम होते गए, हमारे शारीरिक श्रम भी कम होता गया। हर व्यक्ति की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, हर बॉडी की कैपेसिटी अलग है, हर बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है। अगर आप देखें कि अफ्रीकन कंट्री के लोग बहुत अच्छा एंड्योरेंस लेके पैदा होते हैं, वो मैराथन दौड़ने में बहुत सक्सेसफुल होंगे, एथलीट्स बहुत अच्छे होंगे। उसके अपोजिट अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, पर हम कंपटीशन वहाँ करेंगे जिम में तो नेचुरली हम इंजोर करेंगे अपने आप। करेक्ट। स्लीप आज की तारीख में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग को अच्छे से नींद नहीं आती और कुछ लोगों को नींद आती है, उसके बावजूद जब वो सुबह उठते हैं वो फ्रेश नहीं होते। उसके बहुत सारे कारण हैं। ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा कारण है। ओबेसिटी लीड्स टू स्लीप एपनिया। हेलो, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो जैसे कि ये टर्म से हमें पता चल रहा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ये क्या हो सकता है। जैसे कि हमारी लेथार्जिक लाइफस्टाइल हो सकती है, हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हम घर पे काम करते हैं या हम ऑफिस जाते हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं, बट किसी ना किसी वे में हम लोग हमारी लाइफस्टाइल से किसी ना किसी तरीके से कोप अप करने की कोशिश कर रहे, ग्रसित हैं। तो इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, who is in this field, who is a renowned physiotherapist, researcher and professor. So sir, thank you so much. थैंक यू। लिविंग यूनिकॉर्न्स में आने के लिए। थैंक यू। सर जैसे कि हमने स्टार्ट किया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से, तो सर इस कॉन्सेप्ट को आप एक बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आज? एक्चुअली वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो ये एक बहुत फैंसी सी टर्म है। बेसिकली आज का समय अगर हम देखें तो हमारी लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी के आने के कारण बहुत मशीन डिपेंडेंट हो गई है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती वो चीज़ डिसअपियर हो जाती है। तो जैसे कि जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन में आगे बढ़े और वानर से इंसान की तरफ बढ़े तो हमारी पूंछ डिसअपियर हो गई क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही हमारी मांसपेशियां हैं और अब हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर हम उन मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनका काम है हमारे शरीर का पोस्चर बनाए रखना और सारे जॉइंट्स को अपनी जगह पे मेंटेन करके रखना, तो अगर हम उन मसल्स को जिस तरीके से अब हमने यूज़ करना कम कर दिया है और ऐसे ही करते रहे तो निश्चित तौर पे उसकी हमें आवश्यकता नहीं रह जाएगी और हम वापस वानर की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगर आप उस पोस्चर को देखें, ह्यूमन पोस्चर और वानर के पोस्चर के आप एवोल्यूशन को देखें तो आज हम मोबाइल को देखते हुए वापस से उस वानर पोस्चर पे पहुंच रहे हैं। सर इस बात से तो मैं रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि सर एक्चुअली वो जो नेक का पोस्चर है मोबाइल को यूज़ करते हुए या जो बैकबोन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वापस से स्लाउच करने लगी है। बिल्कुल, पोस्चर एक बहुत बड़ी समस्या है, पर अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें कुछ अलग अलग डिसीजेज इनकॉर्पोरेटेड हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है, जैसे मस्कुलर स्केलेटल इशू की बात हम कर रहे हैं, पोस्चर प्रॉब्लम की, जो सारे जॉइंट्स पे इफेक्ट डालती है। चूँकि हम लोग आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड मोबाइल पे काम ज़्यादा कर रहे हैं तो सर्वाइकल और लंबर स्पाइन पर इसका असर बहुत ज़्यादा है। दूसरी अगर हम बीमारियों की बात करें तो कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं जो कि इन्हीं कारणों से जनित हैं। डायबिटीज़ है जो कि आज हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है और अगर हम पूरे वर्ल्ड के मैप पे देखें तो अभी हम ऑलमोस्ट दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं डायबिटिक केसेस में, और बहुत वो समय दूर नहीं जब हम नंबर 1 पे होंगे। पर ये नंबर 1 होना हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अगर एज की दृष्टि से देखी जाए तो एवरेज एज के हिसाब से हम एक यंगेस्ट नेशन में आते हैं।
और अगर ये हमारी यंग पॉपुलेशन डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से ग्रसित रहेगी तो हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो आउटकम है देश के लिए या प्रोडक्टिविटी है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। जी। तो हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। अभी आपने कोविड का एरा देखा, हाँ तो सिर्फ कोविड की वजह से ही नहीं, लाइफस्टाइल की वजह से भी रेस्पिरेटरी फंक्शंस बहुत अहम पर हो रहे हैं। सर, काफ़ी लोगों को लंग्स इश्यूज हुए हैं उसके लंग्स बाद। इश्यूज हुए, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बहुत कॉमन हो गई है। उसका एक कारण हमारी शारीरिक निष्क्रियता है और दूसरा पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। करेक्ट। तो जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में है उसको तो हम अच्छा कर ही सकते हैं। तो जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सर फिजियोथेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हेल्प कर सकता है हमारी लाइफ में? फिजियोथेरेपी का कॉन्सेप्ट अगर मैं वैसे बात करना चाहूँ तो फिजियोथेरेपी को हम एक ऐसी विधा मानते हैं जो कि बाहर से हमारे पास आई, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता में फिजिकल कंपोनेंट हमारे जीवन यापन का हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अगर आप गुरुकुल शिक्षा के समय की तरफ जाएंगे और देखेंगे तो उस समय पे भी गुरु जो है शिष्यों को सबसे पहले शारीरिक श्रम पे विश्वास करते थे और उसके बाद उनको नॉलेज। ऐसा बोलते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और ना स्वस्थ मन, एक अच्छा फर्टाइल दिमाग भी स्वस्थ शरीर में ही रहता है। करेक्ट। तो वो एक हमारा हिस्सा था। जी। लाइफस्टाइल के चैलेंजेस ने हमें हमारी ओरिजिनलिटी से थोड़ा दूर किया है। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और अगर हम खान पान की आदतों की बात करें, अमेरिका में मोटापा बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो लोग जंक फूड ज़्यादा खाया करते थे। ये समस्या हिंदुस्तान में नहीं थी क्योंकि हम जो खाते थे, ऐसा बोलते हैं कि हिंदुस्तानी खाने में तेल मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारा उस समय का जो जीवन था उसमें सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल था उसमें शारीरिक श्रम का बहुत योगदान था। राइट। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनको हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा बनाए रखते थे। हमारे माँ बाप हमेशा बोलते थे कि सुबह वॉक पे जाओ, एंड वी यूज टू डू दिस। तो जो हम खाते थे वो मैनेज करता था। इसके साथ साथ हिंदुस्तानी थाली जो थी वो सबसे न्यूट्रिशियस थाली थी क्योंकि उसमें फैट भी था, उसमें प्रोटीन भी था, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, उसमें प्रोबायोटिक भी थे, उसमें सारी की सारी कंपोनेंट्स हाइड्रेशन के साथ मिले हुए थे। तो पर उस थाली को पचाने के लिए हमको शारीरिक श्रम आवश्यक था। तो धीरे धीरे थाली के कंपोनेंट कम होते गए, हमारे शारीरिक श्रम भी कम होता गया। जी। इससे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़े। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि फिजियोथेरेपी का ओरिजिन ऐसे कहते हैं कि बाहर से हुआ है, पर एक्चुअली इंडिया से इसकी रूट्स जुड़ी हुई है। मैं बिल्कुल इसका उदाहरण देना चाहूँगा। हाँ। मैं अपने उससे, और मैंने बहुत स्टडी की, रिसर्च की, और उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो पहले फिजियोथेरेपिस्ट थे। अगर आपने कुब्जा की कहानी सुनी हो, अष्टावक्र की कहानी सुनी हो, जिनकी डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया था, फिजियोथेरेपिस्ट भी वो एक रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली हमारी रूट्स अगर महाभारत और रामायण के काल में देखें तो फिजियोथेरेपी तब से हमारे जीवन का एक हिस्सा थी। राइट। सर, जैसे कि पेन मैनेजमेंट के बारे में मैं समझना चाहूँगी। डे टू डे लाइफ में भले वो किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो, किसी ना किसी तरह के पेन से वो गुजर रहा होता है, भले वो नेक पेन हो, पैर में हो, किसी भी बॉडी पार्ट में हो। तो सर कैसे उससे डील किया जा सकता है, जो क्रॉनिक पेन होते हैं स्पेशली? पेन एक्चुअली बेसिकली ये बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म है। ये एक ऐसी फिनोमिना है, रादर ये एक वार्निंग साइन है कि समथिंग राइट इज नॉट हैपनिंग इन योर बॉडी, सो करेक्ट इट। तो दर्द कब होता है, उस दर्द के फैक्टर्स हैं कि अगर हम सर्वाइकल स्पाइन की बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन में पेन होने के क्या कारण हो सकते हैं। जी। तो सबसे पहला पेन की शुरुआत होती है जब हमारी मसल्स में इम्बैलेंस होता है। शरीर के किसी भी जॉइंट के चारों तरफ मसल्स होती हैं और उनमें एक बैलेंस होना ज़रूरी है। किसी तरफ की मसल छोटी और किसी की बड़ी अगर होती है तो वो एक जॉइंट पे स्ट्रेस डालती है, तो वो जॉइंट पेन डेवलप करेगी। तो सबसे पहला काम है हम उस इम्बैलेंस को करेक्ट करें। हाँ। अच्छा, एक बात मैं और बहुत बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी मसल जो है ना वो एक ऑप्टिमल लेंथ पे सबसे स्ट्रांग होती है, या अगर वो उससे छोटी पोजीशन पे है या उससे बड़ी पोजीशन पे, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उतना। तो दोनों तरीके की वीकनेस डेवलप होती है। तो ये जॉइंट, फिर अगर सर्वाइकल में अगर हम बात करें तो डिस्क बल्ज भी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी सर्वाइकल स्पाइन जो है ना छोटे छोटे वर्टिब्रा से मिलकर बनी हुई है, जिनको सपोर्ट करने के लिए 3 सिस्टम है। एक उनकी आर्टिकुलर सरफेस, दूसरा लिगामेंट्स और तीसरा मसल्स। आर्टिकुलर सरफेस को हम नहीं बदल सकते हैं, लिगामेंट्स को हम ताकत नहीं दे सकते, लेकिन मांसपेशियों को ताकत देके हम उस जॉइंट को मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी कुछ होंगी इसकी कि हम कैसे कोप अप करें अगर कोई फेस कर रहा है? मैं बिल्कुल आपको, हम सबसे पहले इस दर्द की स्टेज पे पहुंचने के पहले हमारे पास बहुत सारे वार्निंग साइंस होते हैं। वार्निंग साइन होते हैं जैसे थकान होना, चिड़चिड़ाहट आना,
एक डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग बने रहना, हम उसी पोजीशन पे जाग के अपने पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश करें। जी। जैसे कि आज की तारीख में एक अर्गोनॉमिक्स सिस्टम होता है जिसमें हम उस वर्क स्टेशन को उस व्यक्ति के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। यूजुअली ऑफिसेज में हमारे यहाँ क्या है, फर्नीचर बन गया, उस फर्नीचर पे आनंद मिश्रा आए तो उनको कंप्यूटर चलाना है, कोई मिस्टर एक्स आए जो उनकी हाइट मुझसे आधी हो, वो भी सेम कुर्सी और टेबल पे बैठते हैं, तो डेफिनेटली दैट विल नॉट मैच और वो एक स्ट्रेस डेवलप करेगी। तो उससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम उस वर्क स्टेशन की डिज़ाइन उस व्यक्ति और अपनी रिक्वायरमेंट से मैच करके करें, तो स्ट्रेस कम होगी। प्लस हमें अपनी लाइफ स्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब हम ये बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे पास ऑफिस का टारगेट है, हमें ये काम करना है, तो इसके लिए हम हर 1 घंटे में कुछ सिटिंग एक्सरसाइज, कुछ हल्की सी वॉक कर लें। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि अगर हम कुर्सी से, छोटी लो हाइट की कुर्सी से बिना किसी सपोर्ट से अगर उठते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी सारी एंटी ग्रेविटी मसल्स उस वक्त एक्टिवेट होती हैं और वो आपके जॉइंट्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगी। तो इस चीज़ को हम 5-7 बार हर घंटे में अगर दोहराएंगे तो वो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा। करेक्ट। शीशे में देख के हम पोस्चर को अपना करेक्ट कर सकते हैं कि हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर तो नहीं हो रहा, स्टूपिंग पोस्चर तो नहीं हो रहा, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली सर जब हम मिरर में देखें तो चेहरे के अलावा अपनी बॉडी को भी ऑब्जर्व करें, बिल्कुल, कि अगर हमारा पोस्चर खराब है तो उसको ऑब्जर्व करके सही करने की कोशिश निश्चित करें। तौर पे। क्योंकि सर पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो चुका है, 12-12 घंटे लोग जॉब करते हैं, तो अगर हम छोटी छोटी मूवमेंट्स ही अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ कि हर 1 घंटे में अगर हम जो मूवमेंट आप बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें कर पाएँ तो कुछ हेल्पफुल रहेगा वो। निश्चित तौर पे। अब जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, हाँ कोविड के बहुत सारे साइलेंट डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स भी हैं। जी। कोविड के बाद लंग्स की एक्सपांशन कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ा है, तो अगर लंग्स प्रॉपरली एक्सपांड नहीं होंगे तो आपका थोरेसिक पोस्चर नहीं सही होगा, तो आपको काइफोसिस डेवलप हो सकती है, रिब्स केज की मूवमेंट नहीं होगी तो वो भी आपका पोस्चर खराब करेगा। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज भी करना चाहिए, उसके हमको 2 फायदे मिलते हैं जी। आपके जो मेंटल स्ट्रेस है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वो हेल्प करती हैं उसको कम होने में भी। आप अगर मेंटल स्ट्रेस की साइकिल को ब्रेक करेंगे तो आपका पोस्चर भी ऑटोमेटिक करेक्ट होगा। आप ऐसा देखेंगे कि जब कभी आप डिप्रेस हों या थोड़े से टेंस हों तो आपका पोस्चर फॉरवर्ड स्टूप हो जाता है, आप थोड़े से डल फील करते हैं, और अगर आप अपनी एक्चुअल में लंबाई नापेंगे तो थोड़ी कम निकलेगी वो। यस सर, तो जैसे कि हम लोग ये बात कर रहे थे, तो मैं डे टू डे लाइफ में हम किसी ना किसी तरह की इंजरी भी फेस करते हैं। सर मान लीजिए लोग जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो इंजरी उनको हो जाती है, या घर में सर चलते चलते भी टकरा जाते हैं, पर उस इंजरी पे सर वो ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मे बी यंग एज में वो इंजरी जल्दी हील हो जाती है। तो सर कितना डीप इम्पैक्ट होती हैं ये इंजरीज भी? इंजरीज निश्चित तौर पर आपकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ओके। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि कोई भी मसल अगर ब्रेक हुई तो उसकी हीलिंग प्रोसेस में वो नॉन इलास्टिक टिश्यू से रिप्लेस होती है। तो अगर हीलिंग की प्रोसेस में आपने ध्यान नहीं दिया तो वो शॉर्टेंड पोजीशन हो जाएगी, ओके। और जो शॉर्टेंड और नॉन इलास्टिक फाइबर होंगे वो आसानी से टूटेंगे। तो आपने ऐसा देखा होगा कि जिन लोगों को एंकल इंजरीज होती हैं उनको बार बार एंकल इंजरीज होती हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि उन्होंने उस रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं किया। सर क्योंकि एक ही जगह लगती रहती है बार बार, ऐसा काफी एक्चुअली क्या कॉमन होता है है। कि जैसे कि नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, इन पे 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जॉइंट पोजीशन सेंस होता है। जी। होता क्या है कि किसी इंजरी से वो जॉइंट पोजीशन सेंस डिस्टर्ब होता है, और जब हम बिना किसी गाइडेंस के सिर्फ रेस्ट दे के उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो वो रिसेप्टर कभी एक्टिवेट नहीं होते। तो जब भी आप उस चोट के बाद लगातार वापस से चलना शुरू करते हैं तो आपका जॉइंट ये पता ही नहीं पाता कि वो किस पोजीशन में है, तो आपको उबड़ खाबड़ सरफेस का पता ही नहीं चलता और आपका पैर फिर से इंज्योर होता है। करेक्ट। और रही बात जिम की इंजरीज की, हाँ। जिम हमारे स्वास्थ्य को एक्स्ट्रा करने के लिए आवश्यक है, पर उसके पहले हमारी बॉडी में वो लचीलापन और वो नॉर्मल स्ट्रेंथ तो हो जिसको हम ऊपर ले जा पाएँ। हाँ। जिम में हमारे ऊपर पीयर ग्रुप प्रेशर होता है कि वो अगले ने इतना कर लिया, हम ये नहीं कर पाए, तो उस स्ट्रेस में हम अपने आप को इंज्योर करते हैं। कि इतने सेट हमें करने Yes. ही करने हैं। हर व्यक्ति की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, हर बॉडी की कैपेसिटी अलग है, हर बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है। करेक्ट। अगर आप देखें कि अफ्रीकन कंट्री के लोग बहुत अच्छा एंड्योरेंस लेके पैदा होते हैं, राइट। वो मैराथन दौड़ने में बहुत सक्सेसफुल होंगे, एथलीट्स बहुत अच्छे होंगे। उसके अपोजिट अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है।
पर हम कंपटीशन वहाँ करेंगे जिम में तो नेचुरली हम इंज्योर करेंगे अपने आप को। करेक्ट सर। जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सर जैसे जिम इंजरीज है या कोई वर्कआउट करना चाहता है तो वो जिम जाता है या योगा करता है या घर में किसी तरीके से इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है। तो सर बट फिजियोथेरेपी क्या रोल प्ले करती है, वो कैसे हेल्पफुल हो सकती है? यस, मैं यही बता रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी को हम अभी आज की तारीख में इंजरी के बाद इलाज के लिए यूज़ कर रहे हैं, जबकि फिजियोथेरेपी का रोल इलाज की तीनों पोजीशंस में प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड क्यूरेटिव तीनों में यूज़ होता है। तो हम प्रमोशन वाले कंसेप्ट पे अगर जाएंगे और हम अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसी आदत डालें कि वो फिजिकली एक्टिव रहें, अपने आप को गेम्स में इन्वॉल्व रखें, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, रादर टू सी पढ़ाई का लोड है, टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करना है, वो हमारे चैलेंजेस हैं, पर उसके साथ हमारे शरीर को फिट रखने की भी जिम्मेदारी हमारी है। राइट सर। जैसे क्या फिजियोथेरेपी में सारी एक्सरसाइजेज या जो भी प्रोसेस रहता है वो मैनुअल रहता है या मशीन्स के थ्रू भी रहता है? फिजियोथेरेपी के दोनों कंपोनेंट हैं, देयर इज़ अ मैनुअल कंपोनेंट एंड देयर इज़ अ मैकेनिकल थिंग जहाँ पे हम मशीन्स को यूज़ करते हैं। ओके। होता क्या है कि ये हमारा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम किस स्थिति में जाके उस पेशेंट का इलाज करें। रादर पेशेंट कहना इस गलत, हम अपने क्लाइंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो चोट के बाद हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है या मिस्टर एक्स हमारे पास इसलिए आए हैं कि वो फिट रहना चाहते हैं और वो इंजरीज से प्रिवेंट करना चाहते हैं और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं। ओके। तो उन परिस्थितियों के हिसाब से हम ये फैसला करते हैं, जैसे कि कोई पर्सन कोई आया हमारे पास कि सर्वाइकल पेन के साथ, तो सबसे पहला हमारा एम होगा कि उसके दर्द को ठीक करें, क्योंकि दर्द जो है वो प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन की वजह से हमारी सारी मसल स्पाज्म में रहेंगी। तो उसको रिलीज़ करने के लिए हम कुछ मॉडलिटीज़ यूज़ करेंगे, उन मॉडलिटीज़ से उस पेन को रिलीव करके और उसके बाद उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए हम एक्सरसाइज और मैनुअल थेरेपी का यूज़ करेंगे। मैनुअल थेरेपी से हम पोस्चर का अलाइनमेंट करेक्ट करेंगे। ये बहुत ऑलमोस्ट फिजिक्स के प्रिंसिपल के जैसा है कि अलाइनमेंट को मेंटेन करना है। सर क्या सर्जरीज अवॉइड की जा सकती हैं अगर हम फिजियोथेरेपी फॉलो कर रहे हैं? निश्चित तौर पर कई सर्जरीज अवॉइड की जा सकती हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में और किस स्टेज में आया, ये उस पर डिपेंड करता है जी। मतलब मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो आज के समय में रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हो रही हैं, नी रिप्लेसमेंट और एनी जॉइंट रिप्लेसमेंट, उनकी संख्या को एक काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है अगर फिजियोथेरेपी का इंटरवेंशन सही समय पे और सही तरीके से हो। जी सर, होलिस्टिक वेलनेस के बारे में भी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो फिजिकल थेरेपी होती है सर, इसको अगर हम मर्ज करें कि आपने सर शुरू में मेंशन किया था कि स्ट्रेस में लोग रहते हैं सर, पूरी तरीके से शायद अवॉइड नहीं भी किया जा सकता है, तो इसको बैलेंस आउट किया जा सकता है कि होलिस्टिक मेंटल वेलनेस भी इंसान की मेंटेन रहे और फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रहे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी रिसर्च ये प्रूव कर चुकी हैं कि एक्सरसाइजेज आर हैविंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ये एक जो वेलबींग का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एंडोर्फिन, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो एंडोर्फिन का रिलीज बॉडी में बहुत बढ़ता है जी। दैट हेल्प्स टू एलिवेट योर मूड, और जब आपका मूड अच्छा होगा तो आप बाकी चीज़ें भी अच्छी करेंगे, तो आपकी वो विशेष साइकिल ब्रेक होती है। नॉट ओनली दिस, स्लीप आज की तारीख में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग को अच्छे से नींद नहीं आती और कुछ लोगों को नींद आती है, उसके बावजूद जब वो सुबह उठते हैं वो फ्रेश नहीं होते। उसके बहुत सारे कारण हैं। ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा कारण है। ओबेसिटी लीड्स टू स्लीप एपनिया। होता क्या है कि हम सोते तो हैं पर हमारा जो ऑक्सीजन इनटेक है और इनटेक के बाद उसे एक्सट्रैक्ट करके हमारी बॉडी टिश्यू को जो डिलीवरी है, ब्रेन को ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई नहीं होती। तो आप देखिएगा कि आदमी उठने के बाद दिन भर आलसी फील करता है। तो इसका बहुत अच्छा इलाज है कि हम शाम को खाना जो है सोने के बहुत पहले खाएं और उसके बाद हम एक हल्की एक्सरसाइज करके सोएं। ओके सर, लाइक स्ट्रेचिंग जैसा कुछ? यस। तो अगर हम एक्सरसाइजेज की, जब भी हम फिजिकल फिटनेस में एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उसके बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं। एक, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि हमारी मसल्स की लेंथ बराबर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मसल एक परफेक्ट लेंथ पर ही काम करती है, ऑप्टिमल लेंथ पर। उससे छोटी या उससे बड़ी पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। तो वो मेंटेन करने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना है जी। आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए, ताकत होना चाहिए जो उसको रोक के रखे। आपकी मसल्स में एंड्योरेंस होना चाहिए। एंड्योरेंस इन द सेंस कि वो किसी एक एक्टिविटी को सस्टेन कर पाए। जैसे एग्जांपल है कि हमको बैठना है, अब भाई मेरा एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है जो मुझे 8 घंटे में पूरा करके देना ही है, तो मेरी मसल्स में इतनी पावर तो हो कि मैं 8 घंटे तक उसको उस नॉर्मल पोजीशन में बनाए रख सकूं। बिल्कुल सही तो बात वो है सर। फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प्स टू गिव गो बेटर ऑक्सीजन टू योर ब्रेन। ब्रेन को ऑक्सीजन जब मिलेगी तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ये आपको एक मैं छोटा सा टेस्ट बताता हूँ। आप कभी भी, आपकी गाड़ी में एसी में 2 मोड होते हैं,
एक मोड होता है कि बाहर की हवा को अंदर लाए और एक अंदर की हवा को सर्कुलेट करे। आप कभी 3 घंटे तक सिर्फ अंदर की हवा को सर्कुलेट करके देखिएगा। एसी चलने के बाद आपको उबासियाँ आएंगी, एसी चलने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि जो ड्राइवर को नींद आ रही है, या बल्कि पीछे बैठे हुए लोगों को भी नींद आएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप इंटरनल सर्कुलेशन पे ले रहे हैं और आप 3 लोग बैठे हुए हैं, तो आपने उसकी सारी ऑक्सीजन तो चूस ली, आपके ब्रेन को वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, राइट। तो आपको लगातार ड्राउजीनेस AC में- फील होती है। सर मतलब लगातार एसी में रहना। हाँ, तो फ्रेश एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, इन दर्द का एक और बड़ा कारण विटामिन डी और विटामिन बी की डेफिशिएंसी भी है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, हमने सनलाइट लेना बंद कर दिया, हमारा कोई भी समय डायरेक्ट सनलाइट में नहीं मिलता क्योंकि हमको सनबर्न हो जाएगा, हमको सनस्क्रीन लगाना है। तो दीज ऑल थिंग्स आर स्टॉपिंग अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम टू आवर बॉडी। करेक्ट। तो आपकी बोन्स कमज़ोर हो रही हैं। B12 की अगर बात करें तो हम वो फूड खा ही नहीं रहे हैं जिसमें B12 हो। बेसिकली B12 वेजिटेरियंस में थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि वेजिटेरियन फूड्स में उनका ऑब्जॉर्प्शन कम है, बट स्टिल देयर आर फूड्स जो कि वेजिटेरियन में भी विटामिन B12 सप्लाई करते हैं, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। सर जैसे कि अभी हम लोग पेन पे बात कर ही रहे थे, तो सर कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि सर मौसम बदलता है तो उनकी बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है, तो क्या सर उससे भी कोई इम्पैक्ट रहता है या साइकोलॉजिकल रहता है? देखिए, मौसम बदलने और चोट में दर्द होना, इसमें कोरिलेशन सिर्फ इतना है कि इसका मतलब है कि चोट का रिहेबिलिटेशन पूरा नहीं हुआ। अगर चोट थोड़ी बहुत भी स्टेज में परसिस्ट कर रही है, तो जब भी टेम्परेचर कम होगा तो आपकी स्टिफनेस बढ़ेगी। जी। नॉर्मल में भी अगर आपकी बॉडी, आप अगर आज इंदौर में हैं और श्रीनगर में चले जाएं, तो श्रीनगर में जब आप जाएंगे तो आपकी बॉडी थोड़ी स्टिफ रहेगी। जी। तो टेम्परेचर का ये असर रहता है, लेकिन चोट के साथ इसका रिलेशन ये है कि उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मसल टिश्यू की जब हीलिंग होना शुरू होती है तो पहले वो फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस होते हैं, तो हम उसकी अगर लेंथ मेंटेन नहीं कर पाए तो वो वीक पॉइंट हो जाएगा हमेशा के लिए और विल गिव यू अ ट्रबल होल लाइफ। करेक्ट। सर हाल ही में मतलब मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी देखे थे, तो सर उसमें भी ये कॉन्सेप्ट देखा था कि वो फुल बॉडी को मे बी हील करने के लिए किसी तरीके से वो एक थेरेपी देते हैं जिससे वो बोन्स को ठीक करते हैं, या सर आवाज़ आती है वो फिंगर्स फोड़ने की या बॉडी वो करने की, सर वो क्या चीज़ है? चटकाने वाली जो थेरेपी की जो आपने चर्चा की है, हो सकता है कि इसके कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों को और मरीजों को मिलते हों, पर साइंटिफिकली मैं इसको बहुत ज़्यादा एंडोर्स नहीं करूँगा क्योंकि ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ का तो कारण जॉइंट से निकली हुई गैस है, पर इससे ना तो जॉइंट के स्ट्रक्चर में ना जॉइंट के फंक्शन में कोई फ़र्क पड़ता है। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में कायरोपैथ प्रैक्टिस एंड ऑस्टियोपैथी करके 2 टेक्निक्स होती हैं। जी। उनका बेसिक एम अगर मैं देखूं या जितना मैं समझ पाया हूं, वो बेसिक एम जो है वो अलाइनमेंट को मेंटेन करना है। तो आपने मान लीजिए, मैंने मान लिया कि एक बार उसको सेट करके एक आवाज़ निकाल के आपने उसको सेट कर दिया, पर वो उस पोजीशन पे क्यों रहेगा? अगर आपकी आसपास की मांसपेशियां मजबूत नहीं है तो मेंटेन करेगा नहीं। आप जैसे ही वापस से खड़े होंगे, आपकी मसल्स लेग्स हैं, वो वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा। तो एट द एंड किसी भी जॉइंट या किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हमारी मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। छोटा सा एक टेस्ट आप लोगों को देता हूँ। आप एक कोशिश कीजिए कि कभी फ्लोर पे क्रॉस लेग बैठ जाइए और बिना किसी सपोर्ट के उठने की कोशिश कीजिए। देखिए हम में से कितने लोग उठ पाते हैं, शायद ये कि कोई उठ पाएगा। सर ने जो टेस्ट बोला है वो आप करके देखिएगा और हमको बताइएगा कि वो टेस्ट आप कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, और नहीं कर पाए तो सर फिर उसके आगे हम बात करेंगे। निश्चित तौर पर। बहुत ही वंडरफुल कॉन्वर्सेशन रहा है डॉक्टर आनंद मिश्रा जी के साथ। सो आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगे। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी अगर किसी तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सर की हेल्प से उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सर आई होप आपको भी लिविंग यूनिकॉर्न्स पे आके अच्छा लगा हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। वेलकम सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।